ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। हेडिंग नोट कर लो भाई। चैप्टर है हमारा ठोस अवस्था, इसको लिखा हमने सॉलिड स्टेट। देखो, जैसे मान लो पदार्थ है, आपको पता है पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये होती है। पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है। एक तो होती है सॉलिड। पदार्थ की बात करें तो पदार्थ की कौन कौन सी भौतिक अवस्थाएं हो सकती है? ठोस होगी, पदार्थ की भौतिक अवस्था द्रव होगी, और पदार्थ की भौतिक अवस्था गैस होगी। ये होगी। क्या एक बात बताओ, क्या एक ही पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों भौतिक अवस्था में पाया जा सकता है? एक ही पदार्थ, इसको भी बंद कर दो। क्या एक ही पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों भौतिक अवस्था में पाया जा सकता है? H2O देखो, क्या H2O सॉलिड होता है? तो सर हाँ, ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्या H2O लिक्विड होता है? तो द्रव अवस्था में पाया जा सकता है। H2O गैस होता है तो गैस अवस्था में पाया जा सकता है। इसका मतलब एक ही पदार्थ ठोस, द्रव या गैस तीनों भौतिक अवस्था में पाया जा सकता है। तो हमको ये देखना है कि पदार्थ इन तीनों में से कौन सी भौतिक अवस्था में पाया जाएगा, इसको निर्धारित कौन करता है? यानी कोई कारक तो होगा ना जो इसके लिए जिम्मेदार होंगे कि ये जो पदार्थ है ये अभी ठोस अवस्था में पाया जाएगा, या द्रव अवस्था में पाया जाएगा, या फिर गैस अवस्था में पाया जाएगा, या कोई इसके लिए कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है। अरे कोई न कोई तो कारक होंगे जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो, जो इसके लिए उत्तरदायी हो कि आप डिसाइड करो कि ये हमारा जो पदार्थ है अभी कौन सी अवस्था में पाया जाएगा। नई बात समझ में आई क्या? हम ऐसे बोल सकते हैं ना, एक ही पदार्थ ठोस, द्रव या गैस कौन सी भौतिक अवस्था में पाया जाएगा, इसके लिए उत्तरदायी है दो अपोजिट फोर्स, दो विपरीत कारक हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है कि आपका जो पदार्थ है वो कौन सी भौतिक अवस्था में पाया जाएगा। अब वो जो विपरीत कारक है कौन कौन से हैं पहले समझ लेना, फिर लिखवा दूंगा। पहले समझो फिर लिख लेंगे। 2 विपरीत कारक है, 2 कारक है जो इस बात को निर्धारित करेंगे कि आपका जो पदार्थ है वो ठोस अवस्था में पाया जाएगा या द्रव अवस्था में या फिर गैस अवस्था में। वो 2 कारक कौन कौन से हैं? 2 कारक है। पहला तो है इंटर मोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे? अंतर आणविक आकर्षण बल। एक तो ये कारक है, ये जो कारक है, ये जो अंतर आणविक आकर्षण बल है, इसका क्या काम है? अंतर आणविक आकर्षण बल का क्या काम है? अंतर आणविक आकर्षण बल का काम है वो जो भी पदार्थ है, भाई जो पदार्थ है वो खिनी से मिलके बनता है, पदार्थ जिंस के मिल से बनता है, उसको बोलते हैं अवयवी कण। क्या बोलते हैं? अब अवयवी कण क्या होंगे? पदार्थ के अवयवी कण या तो परमाणु होंगे या अणु होंगे या आयन होंगे। तो जो ना परमाणु, अणु, आयन, इनको बोलते हैं उनके अवयवी कण। क्या बोलते हैं? इसका मतलब जो भी पदार्थ होगा उसके अवयवी कण होंगे। तो क्या अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल होगा नहीं होगा? तो ये जो कारक होता है जिसका क्या नाम है अंतर आणविक आकर्षण बल, इस कारक का क्या काम होता है? उस पदार्थ के जो अणु है, अणुओं को एक दूसरे के पास में लाने का। यानी ये क्या कोशिश करता है कि अणुओं को एक दूसरे के में पास में लेकर आऊं। ये समझ में आ गया? दूसरा कारक होता है, दूसरा कारक है थर्मल एनर्जी। दूसरा क्या कारक है? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? तापीय ऊर्जा। थर्मल एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? तापीय ऊर्जा। थर्मल ऊर्जा, तापीय ऊर्जा का क्या काम होता है? अणुओं को एक दूसरे से दूर ले जाना। यानी एक कारक तो क्या कर रहा है? अणुओं को एक दूसरे के पास में लाने का प्रयास कर रहा है, वो तो अच्छा काम कर रहा है कि इनको मिला दें। और दूसरे का क्या काम है? उनको एक दूसरे से दूर ले जाने का काम है। ये 2 कारक क्या दोनों अपोजिट कारक नहीं है? तो
एक कारक का क्या काम है? एक तो पास में लाने का प्रयास कर रहा है, एक उनको दूर ले जाने का प्रयास कर रहा है। ये दो विपरीत कारक है। अब हमने क्या किया, जो पदार्थ था उसके लिए रखा हमने निम्न ताप। क्या रखा? हमने रखा निम्न ताप। निम्न ताप रखा तो देखो निम्न ताप पर होगा क्या? निम्न ताप पर तापीय ऊर्जा का मान तो होगा कम। निम्न ताप पर तापीय ऊर्जा का मान क्या होगा? कम। अच्छा, ताप अगर निम्न, आपको पता है ताप बढ़ाने पर ये जो अंतर आणविक आकर्षण बल है ये टूटता है, यानी निम्न ताप पर आकर्षण बल उच्च होता है और उच्च ताप पर आकर्षण बल निम्न होता है। हमने ताप का मान क्या रखा? निम्न, यानी आकर्षण बल क्या होगा? उच्च। यानी आकर्षण बल तो उच्च होगा और तापीय ऊर्जा का मान निम्न होगा, यानी पास आने की प्रवृत्ति होगी ज्यादा और दूर जाने की प्रवृत्ति होगी कम। इस वजह से होगा क्या, वो जो अणु है, वो जो भी अवयवी कण है, वो एक दूसरे के पास में आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे, इतने पास में आ जाएंगे कि उससे ज्यादा पास में वो आ नहीं सकते। मतलब वो एक दूसरे के साथ न्यूनतम दूरी पर आके रुक जाएंगे और रुके अपनी, जहां पर रुके वहां पर अपनी पोजीशन को ग्रहण कर लेंगे, यानी एक तरह से वहां पर आके वो दृढ़ता से जकड़ गए। उनके मध्य इतनी कम दूरी है कि उससे पास आप ला नहीं सकते। यानी क्या वो एक दूसरे के साथ न्यूनतम दूरी पर आके रुक गए? क्या उनके मध्य अंतराणिक आकर्षण बल अधिकतम है? तो वो जो पदार्थ है वो पाया जाएगा ठोस अवस्था में। अरे बोलते नहीं है क्या, ठोस के लिए बोला नहीं जाता क्या कि ठोस के अंदर क्या होते हैं? अणुओं के मध्य दूरी बहुत कम होती है। याद है नहीं है? वो क्यों को होता है? उनके लिए ये जिम्मेदार होते हैं। तो हुआ क्या, ठोस के जो कण है वो एक दूसरे के पास में आके एक न्यूनतम दूरी पे आके रुक गए क्या? इसकी वजह से क्या होगा, क्या ठोस का एक निश्चित द्रव्यमान, निश्चित आयतन और निश्चित आकृति होती है, यही उसके लिए जिम्मेदार है। क्या जो ठोस होता है उसके अणुओं के मध्य जो दूरी है वो न्यूनतम होती है? क्या आकर्षण बल प्रबल होते हैं? क्या उसके अवयवी कण एक निश्चित दूरी पर आकर दृढ़ता से बंध जाते हैं? ये भी समझ में आता है क्या? ये भी समझ में आता है क्या कि जो ठोस के जो कण है वो न्यूनतम दूरी पे आ गए, इससे कम दूरी वो ग्रहण नहीं कर सकते। तो क्या ठोस इनकम्प्रेसिबल होते, असंपीडीय होते हैं क्या? संपीड़ित किससे कर सकते हैं? संपीड़ित करने का मतलब उनकी दूरी को और कम किया जा सके। ये तो पहले से न्यूनतम दूरी पर है, तो क्या इनको संपीड़ित कर सकते हैं? क्या ठोस के अंदर दृढ़ता पाई जाती है? ये ठोस के गुणधर्म होते हैं। तो ये बात लिख ले पहले यहां तक की। तो क्या लिखेंगे बताओ? आप ऐसे लिखें, पहले तो वैसे लिख दो, ऐसे लिख दो जैसे हमने बोर्ड पर लिखा पदार्थ, इसकी ठोस अवस्था लिख दो, ठोस द्रव गैस, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख देना, केवल इतना सा लिखना। फिर इसके आगे लिखेंगे आप ऐसे लिखिए, एक ही पदार्थ ठोस द्रव तथा गैस, एक ही पदार्थ ठोस द्रव तथा गैस तीनों भौतिक अवस्थाओं में पाया जा सकता है। एक ही पदार्थ ठोस द्रव तथा गैस तीनों भौतिक अवस्थाओं में पाया जा सकता है। ठीक है, अगले लाइन, दिए गए ताप तथा दाब पर, दिए गए ताप तथा दाब पर, दिए गए ताप तथा दाब पर पदार्थ कौन सी भौतिक अवस्था के अंदर अधिक स्थायी होगा? दिए गए ताप तथा दाब पर पदार्थ कौन सी अवस्था में अधिक स्थायी होगा? यह निम्न दो कारक मिलकर निर्धारित करते हैं। यह निम्न दो कारक मिलकर निर्धारित करते हैं। कौन निर्धारित करते हैं? दो कारक मिलकर निर्धारित करते हैं। नंबर एक ऐसे लिख दो, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हिंदी में लिख देना अंतराण्विक आकर्षण बल। नंबर 1 क्या लिखेंगे? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल। ठीक है,
इसमें लिखेंगे यह कारक, इसमें लिखोगे यह कारक अणुओं को एक दूसरे के पास में लाने की प्रवृत्ति रखता है। यह कारक अणुओं को एक दूसरे के पास में लाने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, दूसरा कारक क्या लिखोगे, ये देना एनसीईआरटी। दूसरा कारक लिखो थर्मल एनर्जी, तापीय ऊर्जा। थर्मल एनर्जी, इसको क्या बोला हमने, तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा, इसमें क्या लिखोगे, यह कारक अणुओं को एक दूसरे से दूर ले जाने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसकी नेक्स्ट लाइन क्या लिखोगे, निम्न ताप पर, नेक्स्ट लाइन लिखो, निम्न ताप पर अंतर आणविक आकर्षण बल का मान प्रबल तथा तापीय ऊर्जा का मान निम्न होने के कारण निम्न ताप पर अंतराणविक आकर्षण बल का मान प्रबल तथा तापीय ऊर्जा का मान कम होने के कारण अणु एक दूसरे के क्या बहुत पास आ जाते हैं तथा बहुत पास आकर दृढ़ता के साथ अपना स्थान, मिस हो गया तो कोई बात नहीं, बहुत पास आकर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं और पदार्थ ठोस अवस्था में पाया जाता है। मतलब पदार्थ कौन सी अवस्था में पाया जाएगा, ठोस अवस्था में पाया जाएगा। ठीक है जी, तो ये तो हमने ठोस की स्टोरी सुना दी कि ठोस क्यों पाया जाएगा। अगर मान लो ताप उच्च हो तो पता है ताप अगर उच्च होगा तो थर्मल ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा होगा, आकर्षण बल बहुत कम होगा, तो अणुओं के मध्य दूरी बहुत ज्यादा होगी, इसलिए बोलेंगे वो पदार्थ पाया जाएगा गैस अवस्था में। तो एक ही पदार्थ ठोस, द्रव या गैस में पाया जा सकता है, इसको डिसाइड कौन करेगा, ये दो आकर्षण बल मिलकर डिसाइड करेंगे। अच्छा, पता है ठोस के कुछ गुणधर्म होते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है ठोस की, लिखिए आप। ठोस के क्या बोलते हैं उसको, अभिलक्षणित गुणधर्म। कौन से गुणधर्म, अभिलक्षणिक गुणधर्म। ठोस के अभिलक्षणिक गुणधर्म, इतनी शुद्ध हिंदी जानने के लिए मैंने एनसीईआरटी मंगाई थी तुमसे। अच्छा, मुझे भी नहीं आती थी हिंदी तो। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, मतलब प्रॉपर्टी तो गुणधर्म होता है, ये अभिलक्षणिक को क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, अभिलक्षणिक गुणधर्म लिख दिया ना। अब ठोस के अभिलक्षणिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं बताओ। नंबर एक लिखो, ठोस का निश्चित द्रव्यमान, आयतन तथा आकार होता है। ठोस का निश्चित द्रव्यमान, आयतन तथा आकार होता है। ठोस का निश्चित द्रव्यमान, आयतन तथा आकार होता है, पहला पॉइंट लिख दिया। दूसरा क्या लिखोगे, अंतर आणविक दूरी कैसे होती है, कम होती है। अंतर आणविक दूरी कम होती है।
ये इतनी कम होती है, ये मान के चलो कि अणु इतने पास आ जाते हैं कि वो एक दूसरे के आके चिपक जाते हैं, बस एक दूसरे को ऊपर चढ़ते ही नहीं है, बाकी चिपक जाते हैं, इतनी न्यूनतम दूरी पे आके ये चिपक जाते हैं एक दूसरे के। चलो जी, तो क्या लिखा हमने दूसरा, अंतराण्विक दूरी कम होती है, और वो क्या लिखोगे, अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल होता है। लिखो, अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होता है। क्या ये असंपीड्य तथा कठोर होते हैं? नेक्स्ट लिखो, असंपीड्य तथा कठोर होते हैं। असंपीड्य तथा कठोर होते हैं। कैसे होते हैं? असंपीड्य उसके साथ साथ कठोर होते हैं। असंपीड्य तथा कठोर होते हैं। अच्छा, एक और बात बताएं, इनके जो अवयवी कण है, क्या ये न्यूनतम दूरी पर आके अपनी स्थितियां निश्चित स्थिति ग्रहण कर लेते हैं? और वो जो उनके जो कण है जो निश्चित स्थिति पे आके फिक्स हो गए, वो क्या वहां पर उनका ऑसिलेशन, दोलन होगा? दोलन होता है। अरे वो इधर उधर गति नहीं करेंगे, पर उनका ऑसिलेशन तो होता है ना, उनकी जो मीन पोजीशन होती है उसके अराउंड वो दोलन करते हैं। ये बात लिख लो। तो उसका गुणधर्म है क्या? उनके अवयवी कण, उनके अवयवी कण लिखा ना, ब्रैकेट में लिख देना, परमाणु, अणु, आयन। अवयवी कण कुछ भी हो सकता है, परमाणु, अणु, आयन। तो आप ऐसे लिखो, उनके अवयवी कण की स्थितियां निश्चित होती है, उनके अवयवी कण की स्थितियां निश्चित होती है तथा यह कण, उनके अवयवी कण की स्थितियां निश्चित होती है तथा यह कण अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर दोलन कर सकते हैं। अपने माध्य स्थिति के चारों ओर दोलन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहां से हमने क्या देखा, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3, ठोस, द्रव, गैस। द्रव गैस के बारे में हम बात करेंगे नहीं, किसके बारे में बात करेंगे? ठोस। तो हम ठोस को लेके आगे बढ़े। मान लो ये क्लास हमारी ठोस है, ये क्लास क्या है? ठोस। तो हम इसके अवयवी कण है, हम क्या है? इसके अवयवी कण। और क्लास को क्या बोलेंगे भाई? ठोस का मतलब है तो पदार्थ ही ना, तो हमने क्लास को क्या मान लिया? ठोस। और हम इसके क्या है? अवयवी कण। अब हमको क्लास में बैठना है, क्लास में हमको बैठना है। एक बेंच पे 3 बच्चे बैठ सकते हैं। कितने बैठ सकते हैं? 3। तो हम एक काम करें, इसमें जितने भी बेंच है ना, हर बेंच पे 3-3 बच्चे बिठाते हैं। किसी भी बेंच पे 2 या 1 नहीं बैठेगा, हर बेंच पे कितना बच्चा? 3। इस पे 3-3 करके बिठा दिया, उधर भी 3-3 करके बिठा दिए, इधर भी 3-3 करके बिठा दिए। ऐसे बिठा सकते हैं अपन। एक अरेंजमेंट तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है, जैसे आप अभी बैठे हो क्लास में, पहले बच्चे रखे, किसी बेंच पे 2 बच्चे बैठ गए, एक पे, एक यहाँ बैठा है, एक वहां जाके बैठ गया, जैसे डिस्टेंस कोर्स कर रहा हो बैठ के उधर बैठ सकता है ना। इसका मतलब क्या? ठोस के अंदर अवयवी कणों की व्यवस्था 2 अलग अलग प्रकार की हो सकती है। ये जो व्यवस्था है कौन सी वाली, जिसमें बच्चा कहीं पर भी बैठ गया, इसको बोलेंगे अनियमित व्यवस्था। क्या बोलेंगे? और ये जो बता रहा था 3-3 बच्चे बैठने, इसको क्या? निश्चित और नियमित व्यवस्था। तो अगर मान लो अवयवी कण एक निश्चित और नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित है, अगर अवयवी कण निश्चित और नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित है, तो वो जो ठोस है उसको बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस। और अगर वो जो अवयवी कण है वो अनिश्चित और अनियमित व्यवस्था में है, उसको बोलेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। तो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। समझ में आ गई बात? तो नेक्स्ट लाइन से क्या लिखोगे? ठोस का वर्गीकरण। क्या लिखा हमने? लिखिए, ठोस का वर्गीकरण। ठोस का वर्गीकरण, और इसमें लिख देना अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। किसके आधार पर? अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? अब इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो इधर तो मैंने क्या ले लिया, इसको कंपैरिजन में टेबल से लिख रहा हूं। पहले कॉलम में लिखा मैंने गुणधर्म,
दूसरे कॉलम में क्या लिखूंगा मैं? क्रिस्टलीय ठोस। तीसरे कॉलम में क्या लिखूंगा मैं? क्रिस्टलीय ठोस। जो क्रिस्टलीय ठोस है इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अक्रिस्टलीय ठोस को बोलते हैं हम एमोर्फस सॉलिड। ये होते हैं एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, चलिए जी गुणधर्म लेते हैं। पहला गुणधर्म लिखा मैंने व्यवस्था। पहला गुणधर्म क्या लिख रहा हूं मैं? व्यवस्था। इसमें क्या लिखोगे? क्रिस्टलीय ठोस के अंदर अवयवी कणों की निश्चित तथा नियमित व्यवस्था होती है। लिखे, लिखते चले, मैं नहीं लिखूंगा, मैं तो बोलता जाऊंगा। क्रिस्टलीय ठोस में क्या लिखोगे? टेबल बना ली क्या? टेबल बनाओ पहले तो। व्यवस्था क्या लिखोगे इसके अंदर? अवयवी कणों की निश्चित तथा नियमित व्यवस्था होती है। उधर क्या लिखोगे? अनियमित तथा अनिश्चित व्यवस्था होती है। पहला पॉइंट आकार, आकार नहीं आकृति, आकृति। अब इधर निश्चित और नियमित व्यवस्था है तो क्या इनकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होगी? इसमें क्या लिखोगे? निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। अक्रिस्टलीय ठोस के लिए क्या लिखोगे? अनिश्चित ज्यामिति होती है, आकृति होती है, अनिश्चित आकृति होती है, अनिश्चित आकृति होती है। ठीक है, अगला पॉइंट गलनांक। पता है जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनके गलनांक निश्चित होते हैं। गलनांक कैसे होते हैं? निश्चित। उधर क्या लिखोगे? अनिश्चित। निश्चित अनिश्चित का क्या मतलब है? जो क्रिस्टलीय ठोस है उनके गलनांक निश्चित, या निश्चित का मतलब नियत लिख सकते हैं, पर नियत। नियत का मतलब कांस्टेंट, यानी निश्चित का मतलब जैसे अपन बोलते हैं बर्फ का बॉलिंग, बर्फ का जो गलनांक 0 डिग्री होता है ना, तो 0 डिग्री निश्चित होता है ना। अब वो जो अक्रिस्टलीय ठोस है उनके गलनांक कैसे नहीं होते? इसका गलनांक इतने डिग्री है, वहां बोलते हैं ये जो है ना, ये इस ताप से लेके इस ताप के बीच में कहीं पर भी ये मेल्ट हो सकता है। मतलब उनका जो गलनांक है वो एक परास, एक रेंज में होता है, नियत नहीं होता है। तो इसलिए क्या बोला? इनका गलनांक कैसा होता है? निश्चित और नियत होता है, उनका अनिश्चित अनियत होता है। जब गलनांक है तो यहां पर एक बात करेंगे गलन की उष्मा की। किसकी बात होगी? गलनांक नियत होगा तो गलन की उष्मा नियत होगी, गलनांक नियत नहीं होगा तो गलन की उष्मा भी नियत नहीं होगी। तो बताओ क्रिस्टलीय ठोस की गलन की उष्मा नियत होती है। लिखो, नियत होती है, नियत होती है। और वहां पर अनियत नहीं बोलेंगे, अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है, इसकी निश्चित होती है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है देशिकता। क्या लिखा? देशिकता। देशिकता का क्या मतलब है समझना। जैसे मैंने क्या किया, एक क्रिस्टलीय ठोस लिया। क्या लिया? क्या लिया हमने? अब जैसे क्रिस्टलीय ठोस मैंने ले लिया NaCl। क्या लिया? तो NaCl में क्या अवयवी कणों की नियमित और निश्चित व्यवस्था होती है? अरे क्रिस्टलीय ठोस है ना। अब NaCl में आयन Na+Cl- आयन होंगे। तो मैंने क्या किया, एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं आपको। ये मैंने NaCl ले लिया। चलो क्या लिया मैंने?
Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। अरे निश्चित व्यवस्था है ना, Cl माइनस। बोलो ना, चुप क्यों गए? हमने क्या काम किया? हमने अब क्या काम किया? हमको क्या करना था? हमको इसके मैकेनिकल गुणधर्म, जिसको बोले यांत्रिक गुणधर्म, नापने थे। क्या नापने थे? तो इसका यांत्रिक गुणधर्म नापने के लिए एक बार मैं इस दिशा में गया। एक बार कहां गया? इस दिशा में गया। जब इस दिशा में गया तो अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी है? Cl Na क्या आयन एकांतर मिल रहे हैं? फिर मैंने अपनी दिशा बदली कि चलो दूसरी दिशा में देख के आते हैं उधर क्या चल रहा है। हम दूसरी दिशा में चले गए, इस दिशा में चले गए। जब इस दिशा में गए तो हमको क्या पता लगा? एक और तो Cl माइनस है, एक और Na प्लस है। तो क्या दिशा बदलने से अवयवी कणों का अरेंजमेंट अलग दिखाई दिया क्या? तो जो गुणधर्म हम नापने गए थे वो गुणधर्म सम मिलेगा या अलग मिलेगा? इसके लिए बोला जाता है इनके जो यांत्रिक गुणधर्म होते हैं, इनके जो यांत्रिक गुणधर्म होते हैं वो दिशा पर निर्भर करते हैं। इसलिए बोलेंगे ये होते हैं दिशा बदलने पर बदल गया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? विषमदेशिक। क्या बोलेंगे? विषमदेशी। ये होते हैं विषमदेशी। तो विषमदेशी का क्या मतलब है? इनके जो गुणधर्म है वो दिशा पर निर्भर करते हैं। दिशा बदलोगे तो बदल जाएगा। सभी दिशाओं में एक जैसा नहीं होता। अगर सभी दिशाओं में एक जैसा होता तो बोलेंगे समदेशिक। दिशा बदलने पे बदल गया तो विषमदेशी। तो ये होता है विषमदेशी। यहां पर बताएं क्या? यहां पर अवयवी कणों की अनियमित अव्यवस्था है। तो इधर जाओ उधर जाओ कहीं पे भी जाओ सब जगह एक जैसा अरेंजमेंट नजर आया। ये होते हैं समदेशिक। कर लीजिए नोट। कैसे होते हैं ये? समदेशिक। और ये होते हैं विषमदेशिक। नोट कर लीजिए। तो सम चित्र बना लो, चाहो तो बना लो, अच्छा लगेगा। तो समदेशिक विषमदेशिक का मतलब समझ में आया? क्या मतलब होता है समदेशिक का? उनके गुणधर्म दिशा पर निर्भर नहीं करते। विषमदेशिक में दिशा बदल दोगे गुणधर्म, वेरी गुड, बदल जाएगा। नेक्स्ट, विदलन गुण। विदलन विदलन गुणधर्म का मतलब समझते हो? हमने क्या किया? हमने एक क्रिस्टलीय ठोस लिया और एक कौन सा ठोस लिया? अक्रिस्टलीय। इन दोनों को मैंने तेज धार वाले हथियार से काटा। चाकू से काट दिया मतलब? तुम तो बातों से काट दोगे। एक तो हमने क्रिस्टलीय ठोस लिया, दूसरा क्या लिया? अक्रिस्टलीय ठोस। इसको दोनों को किससे काटा? या तेज धार वाले हथियार चाकू से दोनों को काटा। इसको भी चाकू से काटा, इसको भी चाकू से काटा। ये भी दो टुकड़ों में कट गया, ये भी दो टुकड़ों में कट गया। इसके जो दो टुकड़े बने, उन दो टुकड़ों की जो सरफेस है वो एकदम हमको प्लेन और स्मूथ सरफेस मिलेगी। कैसी सरफेस मिलेगी? प्लेन और स्मूथ सरफेस मिलेगी। इसलिए बोलते हैं ये विदलन दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? और इसको अगर हम चाकू से काटेंगे तो जो दो पीस मिलेंगे उनकी जो सरफेस है वो हमको स्मूथ और प्लेन नहीं मिलेगी, विदलन नहीं दर्शाते हैं। तो मैं ये पूरी बात लिखूंगा, चाकू से काटने पर, तेज धार वाले हथियार से काटने पर दो सतह मिलेगी जो चिकनी सतह होती है। इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? विदलन दर्शाते हैं, विदलन नहीं दर्शाते हैं। लिख लीजिए। इसमें क्या लिखोगे? विदलन दर्शाते हैं और उसमें लिखेंगे विदलन नहीं दर्शाते हैं। ये हो गया विदलन गुण। ठीक है जी। अगली प्रॉपर्टी लिखो, प्रकृति। नेक्स्ट क्या लिख रहे हैं अपन?
प्रकृति, ये होते हैं वास्तविक ठोस, और ये होते हैं आभासी ठोस। आभासी ठोस, या इन्हीं को ये भी बोल देते हैं अति शीतित द्रव। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में थोड़ी ना बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इनको सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या बोलते हैं इनको? सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब समझते हो क्या हो? कि द्रव है तो द्रव, पर द्रव को हमने अत्यधिक ठंडा कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, अगर द्रव को अत्यधिक ठंडा कर देंगे क्या ठोस नहीं बनेगा क्या? बनेगा ना। तो ये हुई ये सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। सुनो भाई, ये क्या बोलते हैं कि ये तो वास्तव में ठोस होते हैं, ये तो जन्म से ठोस पैदा हुए हैं। और इनके लिए क्या बोलते हैं कि ये जन्मजात तो द्रव है। जन्म से क्या पैदा हुए हैं? द्रव है। जन्म से तो द्रव है, पर इनको बहुत ज्यादा ठंडा करके और ठोस में बदल दिया गया है। इनको तो रूपांतरण किया गया है, पर जन्म से तो क्या है, इसलिए इनको बोलेंगे आभासी ठोस। क्या बोलते हैं इनको? और इनको ठोस में कैसे बदला? सुपर कूल्ड करके इनको ठोस में बदल दिया गया है। समझे? अगला पॉइंट, अवयवी कणों की व्यवस्था में क्रम। क्या लिखा मैंने? अवयवी कणों की व्यवस्था में क्रम। क्या मतलब है? सुनो, जैसे हमने क्या बोला, हमने सुनो, जैसे हमने एक बार बच्चे कैसे जमाए? नियमित तो निश्चित व्यवस्था में। कैसे जमाए? इसका मतलब ये बच्चे इस रो की बात करें, बीच वाली रो की बात करें, क्या हर बेंच पे बच्चे बैठा हुआ था? और वैसे तीन तीन जहां जहां बिठाना था एकदम सिस्टमेटिक बैठे हुए थे बच्चे। यहां से देख लेंगे, यहां से अगर मैं देख रहा था जैसे ये बच्चा बैठा हुआ है तो सारे बच्चे इसके जो पीछे पीछे बैठे हुए हैं, अगली रो में भी सारे बैठे हुए हैं, ऐसे बच्चे बैठे हुए थे। मैंने क्या किया, अब अपन क्या कर रहे हैं, आप समझो कि आप ऊपर छत पे बैठे हुए हो। कहां बैठे हो? छत पे से देख रहे हो, तो इन लड़कियों की सबकी मुंडियां नजर आएगी क्या? ये दिखाई देगा आपको? से लगा ऊपर से देखने पर जैसे ऐसे गोले रखे हुए हैं बहुत सारे हैं, अरे गोले नजर आएंगे क्या? आएंगे नजर। ये चार लड़कियां बैठी हुई है, इन चारों के जो सिर है इन चारों गोलों को मिला दो, क्या एक स्क्वायर नहीं बनेगा? इसके पास में जो चार बैठी उनको मिलाएंगे तो अगले चार को मिलाएंगे, उसके पीछे वाले को चार को। तो आपको नहीं लग रहा कि इस पूरी क्लास के अंदर स्क्वायर ही स्क्वायर नजर आता है? दूर दूर तक नजर दौड़ाएंगे तो स्क्वायर ही नजर आएगा। इसलिए इनको क्या बोलेंगे? ये क्या है? क्या एक जैसी ज्योमेट्री हमको दूर दूर तक नजर आ रही है? इसलिए इनको बोलते हैं, ये होते हैं लॉन्ग रेंज। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं, ये होते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज को बोला जाता है लघु और दीर्घ। लॉन्ग को क्या बोलेंगे? दीर्घ प्रास, दीर्घ परास व्यवस्था। दीर्घ परास व्यवस्था का क्या मतलब है? दूर दूर तक सेम ज्योमेट्री रिपीट होती चली जा रही है। अच्छा, अगर मान लो अक्रिस्टलेट ठोस होगा तो क्या होगा? आगे वाले बच्चे तो फिर भी ढंग से बढ़ जाएंगे डर के मारे, पर पीछे तो रैंडम हो जाते हैं ना। तो स्क्वायर मेरे को दिखेगा तो दो तीन बेंच तक दिखेगा क्या? उसके बाद दिखेगा क्या? इसका मतलब वो जो ज्योमेट्री रिपीट हो रही थी, क्या वो थोड़े से अंतराल में रिपीट हो रही है या पूरे क्रिस्टल में रिपीट हो रही है? इसलिए बोलते हैं ये होते हैं दीर्घ परास व्यवस्था। सॉरी, लघु 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 परास व्यवस्था। तो एक होते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर और एक होते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर किसे बोलेंगे? इसको। इनको क्या बोलेंगे? चलो हिंदी में लिखना पड़ेगा। इसके लिए क्या लिखते हैं? ये होते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ये होते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। हिंदी में लिखे, इसको बोलते हैं दीर्घ, लिख लेते हैं दीर्घ परासी व्यवस्था। एनसीईआरटी में इसीलिए तो मंगाई है तुमसे,
ताकि तुम्हें पढ़ते समय कोई तकलीफ नहीं होगी। और इधर क्या लिखेंगे? लघु परासी व्यवस्था, लघु परासी व्यवस्था। समझ में बात? अरे बात समझ गया? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखूंगा उदाहरण। नेक्स्ट पॉइंट इनके उदाहरण। उदाहरण देखो, क्रिस्टलेट हाउस के तो ढेर सारे उदाहरण है, बहुत ही उदाहरण है, सुबह से लेके शाम हो जाएगी, खत्म नहीं होंगे। NaCl, KCl, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, कॉपर, सिल्वर इत्यादि, H2O, बर्फ होती है ना, बर्फ, ये सभी इसी के अंदर आते हैं। इसके अक्रिस्टलेट हाउस के एग्जाम्पल सीमित मात्रा में है। इसके एग्जाम्पल क्या लिखते हैं? कांच, ग्लास, दूसरा प्लास्टिक, रबर, हाँ, डायमंड, SiC सिलिकॉन कार्बाइड। SiC को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड। कॉपर, सिल्वर, H2O सॉलिड का मतलब बर्फ। और उधर क्या लिखा हमने? ग्लास, प्लास्टिक और रबर, ये लिखा। अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी बहुत पुरानी बिल्डिंग देखी जो हजारों सालों पुरानी बिल्डिंग हो? कभी देखने का मौका मिला आपको? कभी ऐसे भूतिया बिल्डिंग में गए होंगे, कहीं म्यूजियम में गए होंगे, कोई गया है? किले वगैरह में जैसे, अगर गए हो और आपने देखा हो और नहीं देखा हो तो जब भी जाना हो देखना, उनकी जो खिड़कियां हैं उनके कांच को देखना। उनकी खिड़कियों को जो कांच होते हैं ना, वो ऊपर से पतले होते हैं और नीचे से मोटे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? सुनो, कांच क्या है? अक्रिस्टलेट हाउस है। जन्म से तो लिक्विड ही पैदा हुआ है, और जिस आदमी के अंदर जो जन्म से गुणधर्म आता है वो मरते दम तक उससे नहीं छूटता है, वो गुणधर्म को कभी भूल ही नहीं सकता। तो वो जन्म से तो पैदा क्या लिक्विड हुआ था ना। और आपको पता लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद के वजन की वजह से बहने की प्रवृत्ति रखता है। इसका मतलब ये अपनी प्रवृत्ति बहने की तो भूल नहीं सकता, पर आपने इसको ठोस में बदल दिया तो उस प्रवृत्ति को आपने कम कर दिया पर खत्म तो नहीं कर दिया ना। तो कई सालों के बाद जब धीरे 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 बहता रहेगा तो कई सालों के बाद आपको रिजल्ट नजर आएगा, ऊपर से हो गया पतला, नीचे से हो गया मोटा। कारण कांच बह के नीचे आ गया है, जन्म से लिक्विड है ना। और जन्म से जो गुणधर्म आएगा वो कभी भूल सकता है? नहीं। इसलिए बोला जाता है कि जो बहुत पुराने बिल्डिंग होते हैं उसके जो विंडो के ग्लास है वो ऊपर से पतले और नीचे से मोटे नजर आते हैं। तो ठोस कितने प्रकार के होते हैं? ठोस कितने प्रकार के हैं? कौन कौन से हैं? अब हम क्या करेंगे, क्रिस्टलेट ठोस को तो यहीं छोड़ेंगे। ओके, टाटा बाय बाय। और क्रिस्टलेट ठोस को लेके आगे बढ़ जाएंगे। अब हम किसको लेके आगे बढ़ रहे हैं? वेरी गुड। अब हम किसको लेके आगे बढ़ेंगे? अभी लिखना कुछ नहीं, लिखना है कुछ नहीं है, लिखना कुछ नहीं है। किसको लेके आगे बढ़ रहे हैं? अच्छा, क्रिस्टलेट ठोस के अंदर क्या होगा? क्या अवयवी कणों की एक निश्चित और नियमित व्यवस्था होगी? किसकी व्यवस्था होगी? किसकी व्यवस्था होगी? किसके? अब अवयवी कण क्या हो सकते हैं? या फिर आयन। अब सुनो, आपने क्रिस्टलेट ठोस लिया, उसके अवयवी कण थे परमाणु, तो होगा क्या? क्या परमाणु परमाणु के मध्य आकर्षण बल लगेगा? अगर आपने क्रिस्टलेट ठोस क्या लिया, ऐसा लिया जिसका अवयवी कौन है? अणु, तो क्या अणु अणु के बीच लगेगा? अगर आपने क्रिस्टलेट ठोस ऐसा लिया जिसके अवयवी कण आयन है, तो क्या वहां आयन आयन के बीच आकर्षण बल लगेगा क्या? अच्छा एक बात बताओ, परमाणु परमाणु के बीच आकर्षण लगे, अणु अणु के बीच लगे, आयन आयन के बीच लगे, तो क्या तीनों में आकर्षण बल समान होता है क्या? अलग अलग होगा सर। आकर्षण बल अलग होने का मतलब बॉन्ड अलग अलग होंगे क्या? तो इनका जो आकर्षण बल है, इनके जो बॉन्ड है, उसके आधार पर क्रिस्टलेट ठोस होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? नंबर 1 आणविक ठोस, नंबर 2 आयनिक ठोस,
नंबर 3 धात्विक ठोस, नंबर 4 सहसंयोजिक ठोस। ये 4 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? अवयवी कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। अगली लाइन से लिखो। अगली लाइन से क्या लिखोगे आप? ऐसे लिखो, ऐसे लिखेंगे, हेडिंग ऐसे लिख दो, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। और इसमें लिखो क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों के मध्य, क्रिस्टलीय ठोस में, क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों के मध्य लगने वाले, क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर यह 4 प्रकार के होते हैं। चलो जी, समझते हैं इनको। टेबल बना लो, और टेबल ऐसे बनाना, वर्टिकल है। इस रजिस्टर को आप कैसे करना? हॉरिजॉन्टल कर देना। टेबल लंबी है ना, ऐसे करना इसको। और आधा पेज भर गया हो तो नए पेज पे लिख लेना। या तो एक काम करो, पहले देख लो मैं क्या क्या कॉलम बना रहा हूं, उस हिसाब से बना लेना। पहले में क्या लिखा मैंने? ठोस का प्रकार। दूसरे में लिखूंगा मैं अवयवी कण। तीसरे कॉलम में लिखूंगा मैं आकर्षण बल। अगले कॉलम में लिखूंगा मैं इसके उदाहरण। भौतिक अवस्था, भौतिक प्रकृति लिख देते हैं, अवस्था की जगह भौतिक प्रकृति। भौतिक, और अगले कॉलम में लिखा मैंने विद्युत चालकता, और एक और कॉलम में लिखूंगा मैं गलनांक। ये लो जी, ये टेबल बनेगी। अब आप इस हिसाब से बना लो, आप बना लो, साथ साथ लिखेंगे। आप बना लीजिए, साथ साथ लिखेंगे। पहला जो प्रकार है वो कौन सा ठोस लिखेंगे हम? कौन सा ठोस? आपको पता है आणविक ठोस भी 3 प्रकार का होता है। अरे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा ना। केमिकल बॉन्डिंग चला नहीं चला तुम्हारा, या पूरा हो गया? या पूरा कल हो जाएगा पूरा? अच्छा, तो आने वाला होगा। आणविक ठोस भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो होते हैं नॉन पोलर, दूसरे होते हैं पोलर, तीसरे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। हिंदी में क्या बोलेंगे इनको? 3 प्रकार के। ए अध्रुवीय, बी ध्रुवीय, और सी हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बंधित या हाइड्रोजन अबंधित। हाइड्रोजन बंधित, ठीक है। अवयवी कण देखो, अवयवी कण चाहे आपका अध्रुवीय भी हो, ध्रुवीय हो, हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, इन सभी के अवयवी कण होते हैं अणु। सभी के अवयवी कण कैसे होते हैं? अवयवी कण होते हैं इनके अणु। आकर्षण बल, अगर मान लो अध्रुवीय है तो आपको पता है अध्रुवीय अणुओं के बीच कौन सा आकर्षण बल पाया जाता है? और आपको पता है ये जो अध्रुवीय है ना, अध्रुवीय के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो जितने भी आकर्षण बल है सबसे दुर्बलतम होता है।
वंडरवाल में भी कैटेगरी होती है, वंडरवाल में भी सबसे दुर्बल वाला होता है, इसको बोलते हैं हम डिस्पर्जन फोर्स, या इसको बोलते हैं लंदन फोर्स। याद आया? चलिए जी, डिस्पर्जन फोर्स को बोलते हैं परिक्षेपण। परिक्षेपण बल, या इसी को क्या बोलते हैं हम और करके लंदन बल, ये लीजिए, ठीक है। डिस्पर्जन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अब परिक्षेपण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। अरे आपने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ी थी ना, उसमें नहीं पढ़ा था परिक्षिप्त परावस्था, परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम, ये वही डिस्पर्जन है। अरे वहां लिखा डिस्पर्जन, डिस्पर्जन का मतलब परिक्षेपण होता था ना, ये लिखा डिस्पर्जन, लिख लो। एग्जाम्पल देखो, अध्रुवीय, अध्रुवीय के एग्जाम्पल, अध्रुवीय के एग्जाम्पल देखना। अध्रुवीय के एग्जाम्पल क्या होते हैं? जिनका डायपोल मोमेंट नहीं होता है वो अध्रुवीय होते हैं ना, जैसे आर्गन, हीलियम, क्या इनका डायपोल मोमेंट होता है क्या? CCl4, CO2 इत्यादि, ये सब क्या है? क्या नॉन पोलर है क्या? नॉन पोलर किससे बोलते हैं? जिनका डायपोल मोमेंट, समझते क्या होता है? डायपोल मोमेंट पढ़ लिया होगा ना, कोई बात नहीं, हल्का फुल्का तो आता ही होगा। डायपोल में नहीं आता, पोलरिटी की वजह से उसमें एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक नेगेटिव, उसको तो बोलते हैं डायपोल, ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय हो गया। तो ये क्या है? सब अध्रुवीय। नेक्स्ट किस में आऊंगा मैं? ध्रुवीय। ध्रुवीय के अंदर क्या लिखा मैंने? एक तो लिखा HCl, एक लिख दिया मैंने SO2, क्या ये ध्रुवीय है क्या? हाइड्रोजन बॉन्डेड, इसमें लिखा मैंने H2O सॉलिड, बर्फ। ये इसके एग्जांपल बने नहीं बने? नोट करते चले। भौतिक प्रवृत्ति में चले। भौतिक प्रवृत्ति, सबसे दुर्बल बल ये होता है डिस्पर्जन। तो इसका मतलब इनकी वो बताना है कि मुलायम होंगे या कठोर होंगे। तो बताओ ये कैसे होंगे? ये तो मुलायम ही होंगे ना, कैसे होंगे? सॉफ्ट। ये भी कैसे होंगे? मुलायम, सॉफ्ट। और ये बर्फ, कठोर। लिख लीजिए। नेक्स्ट, विद्युत चालकता, क्या ये विद्युत धारा का चालन करते हैं? तो तीनों ही नहीं करते हैं। क्या लिखेंगे तीनों के लिए? कुचालक। ये भी क्या लिखेंगे हम? कुचालक। और इसको भी हम क्या लिखेंगे? कुचालक। गलनांक बिंदु, गलनांक क्या होंगे? कम होंगे। इसके होते हैं निम्नतम, क्या है? और इसके निम्न, इसके भी निम्न, और वो निम्नतम। निम्नतम का मतलब निम्न से भी कम, निम्नतम। चलो जी, अगला कौन सा लेंगे हम? ये हो गया पहला। दूसरा क्या लिखेंगे अपन? अब आप साथ में लिखते चले और फोटो भी साथ में ही खींचे। लिख लिया क्या? दूसरा कौन सा ठोस है बताओ? दूसरा कौन सा ठोस है? आयनिक ठोस। दूसरा कौन सा ठोस है? आयनिक ठोस। बताओ आयनिक ठोस के अवयवी कण कौन होंगे? आयन। वेरी गुड, क्या बात है, आने लग गया तुमको तो। आकर्षण बल कौन सा लगेगा? बताओ आयनों के मध्य आकर्षण बल कौन सा लगता है? कूलम्बिक फोर्स। अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं होता क्या? उसमें देख के मत पता, या इसको बोलता इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या इसको बोलते ना स्थिर विद्युत आकर्षण बल। तो लिखो इसमें आकर्षण बल कौन सा? स्थिर विद्युत आकर्षण बल, या इसको बोलते हैं कूलाम्बी बल। ये वैसे जो टेबल बना रहा हूं ना, ये टेबल वो की हुई है जो एनसीईआरटी में बना रखी है, सेम वही बना रहा हूं मैं, सेम टू सेम, सेम टू सेम एनसीईआरटी वाली है। तो जो नोट्स अगर नहीं लाए हो ना, तो फोटो नहीं भी खींचे तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में से देख के लिख लेना, पर कॉपी में जरूर होना चाहिए। पर ये उनके लिए जो नोट्स नहीं लाए, जो लाए ना वो तो साथ साथ लिखो, क्योंकि नहीं तो तुम भी घर जाके लिखोगे, लिखना तो है। चलो जी, आकर्षण बल लिख दिया क्या?
उदाहरण क्या होंगे? जितने भी आयनिक ठोस है क्या इसके एग्जाम्पल होंगे? इसके एग्जाम्पल लिख दूं मैं, बताओ। NaCl, MgO, CS, जो भी आयनिक कंपाउंड है कुछ भी लिख दो यार, आयनिक यौगिक होना चाहिए। चलो जी, भौतिक प्रवृत्ति कैसे होती है? अरे कैसे होता है ये? भौतिक प्रकृति कैसे होती है? कैसे होते हैं? कठोर या सॉफ्ट? कठोर। और ये भंगुर भी होते हैं क्या? भंगुर का मतलब समझते हो? चूरा चूरा हो जाता है। तो ये होते हैं कठोर तथा भंगुर। विद्युत चालकता मंगूर नहीं है, भंगुर है, मंगूर। अच्छा बताओ, विद्युत चालकता, क्या विद्युत धारा का चालन करते हैं आयनिक ठोस? कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में करते नहीं करते? नहीं करते। ठोस अवस्था में चालन नहीं होता, जलीय विलयन या गलित अवस्था में चालन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आयनिक ठोस, अरे ठोस थोड़े, NaCl नमक को विद्युत धारा का चालन करेगा कि नहीं? नमक का जलीय विलयन बनाओ या नमक को पिघला दो, वो विद्युत धारा का चालन करता है। तो इसमें क्या लिखोगे? जलीय विलयन तथा गलित अवस्था में, लिखो उसमें जलीय विलयन तथा गलित अवस्था में, जलीय विलयन तथा गलित अवस्था में विद्युत धारा का चालन करते हैं। अच्छा, गलनांक कैसे होते हैं? उच्च गलनांक होते हैं, उच्च गलनांक होते हैं। चलो जी, तीसरा कौन सा ठोस होगा? कौन सा? तीसरे नंबर पे आता है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, धात्विक ठोस के अवयवी कण क्या होंगे? धातु, आयन तथा इलेक्ट्रॉन। याद करो, मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया था, उसमें बताया था ना, धातु चालक में बताया था ना, धातु चालक में बता कर्नल और मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो कर्नल क्या धातु आयन ही तो है ना, तो इसके अवयवी कण कौन होंगे? धातु, आयन तथा वो जो होता है ना इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये इसके अवयवी कण होते हैं। इनके आकर्षण बल क्या लगेंगे? कौन से बल पाए जाएंगे? तो बोलेंगे शरीर में तो धात्विक बल पाए जाएंगे। उदाहरण क्या होंगे? जितने भी धातुएं हैं क्या इसके अंदर आएगी क्या? तो धातु लिख दो 2-4, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम इत्यादि। भौतिक प्रकृति कैसे होती है? कैसे होते हैं? कैसे? कठोर होते हैं। उसके अलावा कोई खास बात होती है इनके लिए? आपको पता है धातु जो होता है ना, धातु को पीट पीट के उसकी चद्दर बन जाती है। धातु को पीट पीट के उसके तार बना देते हैं। पीट पीट के चद्दर बनाने के गुणधर्म को बोलते हैं आघात वर्धेय, और पीट पीट के उसके तारों के रूप में उसको बोलते तन्यता। मतलब कठोर तो होते हैं, उसके अलावा आघात वर्धनीय तथा तन्य होते हैं। कठोर, कठोर, और आगे क्या लिखेंगे? आघात वर्धेय तथा तन्यता, तन्य या तन्यता दर्शाते हैं। तन्यता का मतलब, इनका मतलब समझ में आ गया ना? तन्य का मतलब तन्य तार, तन्य तार, तन्य से मतलब तार, इससे तार बनाए जा सकते हैं। आघात का मतलब पीट पीट के उसकी चादर बना सकते हैं ना। अरे धातु की चादर नहीं होती, ये ना, ये चादर ही तो है, और क्या है ये है। विद्युत चालकता बताओ, क्या ये विद्युत धारा का चालन करेंगे? कौन सी अवस्था में? ठोस नहीं करेंगे। हाँ। ये जो तार लगे हुए ये ठोस है या द्रव है? तो ठोस अवस्था में चालन नहीं होता क्या? ठोस में भी होता है और गलित अवस्था में भी होता है। लिख दो, विद्युत चालकता में क्या लिखोगे? ठोस तथा गलित अवस्था। द्रव का मतलब होता है पानी मिला दिया, गलित का मतलब उसको पिघला दिया, दोनों में अंतर होता है। नहीं समझ में आई बात? गलित का मतलब पिघलाना, द्रव का मतलब उसका विलयन बनाना। तो धातु का विलयन थोड़ी ना बनाएंगे, धातु को पिघलाएंगे। तो क्या लिखोगे? ठोस तथा गलित अवस्था में धारा का चालन करते हैं। अच्छा, गलनांक कैसे होते हैं जी? उच्च, उच्च।
क्या? हाँ मतलब ऊंची है, साधारण उच्च का मतलब। नेक्स्ट, फोर्थ कौन सा? नेक्स्ट लिखो, सह संयोजक, या इसी को क्या बोलते हैं? नेटवर्क। हिंदी में क्या नेटवर्क लिखा क्या? इसकी हिंदी नहीं करी इन्होंने। नेटवर्क ठोस, हाँ वही नेटवर्क ठोस। चलो जी आ जाओ इधर। अवयवीकरण, इनके परमाणु होते हैं अवयवीकरण। इनके बाद आकर्षण बल होता है सह संयोजक आबंध या बंध। उदाहरण बताओ, सुनो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? जितने भी होते हैं ना जिनका 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है वो सभी इसके एग्जाम्पल होते हैं। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, इनके सबके 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर होते हैं। और जिनका भी 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है वो सब कोवैलेंट सॉलिड होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या लिखे हैं बताओ? SiC, और बताओ SiO2, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, हीरा, ग्रेफाइट। ठीक है। भौतिक प्रवृत्ति सुनो, ये जो होते हैं ना सिलिकॉन कार्बाइड, SiO2 सिलिका, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, हीरा, ये सब होते हैं, ये तो होते हैं कठोर, और ग्रेफाइट होता है मुलायम। यम पता है ये ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों होता है? इसका कारण, अरे इसकी परत न्यूमा संरचना होती है, इसकी वजह से परतें एक दूसरे के ऊपर खिसक जाती है ना, इसलिए सॉफ्ट होता है। और आपको याद है जब आप इसके बारे में पढ़ोगे तो पता लगता है कि ग्रेफाइट के अंदर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होता है, और उसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा का चालन करता है। तो बाकी जितने भी कोवैलेंट सॉलिड है वो कुचालक होते हैं ग्रेफाइट को छोड़कर। इसका मतलब बाकी सब क्या है? कुचालक है। और ग्रेफाइट क्या है? चालक है। अच्छा, इनके गलनांक कैसे होते हैं जी? अत्यधिक उच्च। क्या होते हैं? अत्यधिक उच्च। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? लिख लो यहां तक। तो 4-5 पेज है ना। अब इन 4-5 पेज की जो समरी है ना, हमने कॉपी में कितने पेज में लिख ली है? अब 3 पेज में आ गई ना, तो हमने समराइज करके ऐसे लिख दिया। अब वो लिखा वो का वही है, पर एनसीईआरटी में कठिन भाषा में लिखा हुआ है, हमने इसको सरल भाषा में करके लिख दिया ताकि हमको समझ में आ जाए। अब आप इसकी जब रीडिंग लगाओगे ना 4 पेज की, तो आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। तो रीडिंग जरूर लगा लेना जाके। चले जी, अब मैं आपको क्या समझाऊंगा? पता नहीं सर, आप ही जानो। क्रिस्टल, जालक तथा एकक कोष्ठिका, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्रिस्टल। अब ये अंग्रेजी भी आनी चाहिए। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। लिख गया? अब हम समझते हैं कि क्रिस्टल जालक और एक कोष्ठिका होती क्या है। इसको समझाता हूं मैं आपको। मैंने क्या किया, मैंने एक ली ईंट। क्या ली? एक ईंट हमने ली। ईंट को बोलते हैं हम ब्रिक। क्या बोलते हैं? एक क्या ली हमने? ईंट। ऐसे समझो जैसे मान लो ये प्लेन, ये यहां पर प्लेन मैदान है, और हमने एक ईंट लेके और इस ईंट को यहां रख दिया। रखा, पास में ईंट का ढेर लगा हुआ था, उसमें से उठा के ईंट ले रहे थे। समझो, पहली ईंट ली मैंने यहां रख दी, दूसरी ईंट लेके यहां रखी, इसके पास में तीसरी ईंट इधर रखी, फोर्थ उधर रखी, फिर ईंट के ऊपर ईंट जमाई। ऐसे करके मैं ईंटें जमाते गया और ऐसे करा तो
एक दीवार खड़ी हो गई सामने। ये जो दीवार है, ये जो दीवार है, इसमें तो प्लास्टर हो रहा है ना। अगर इसका प्लास्टर हटा दिया जाए तो आपको क्या बहुत सारे ईंटें ईंटें नजर आएगी क्या? अरे ये दीवार ऐसी है क्या? देखो तो सही, ये दीवार दिख रही है क्या आपको? दिख रही दीवार? हमने इसका प्लास्टर हटा दिया तो आपको दीवार दिख रही है? दिख रही है क्या? तो आप क्या कहोगे? सर आपने क्या किया? आपने एक ईंट ली, उसको बार बार करके जमाया तो एक ऐसी विशालकाय संरचना बन गई। ये जो विशालकाय संरचना, जो दीवार है, इसको बोलेंगे क्रिस्टल जालक, और जो एक ईंट है इसको बोलेंगे यूनिट सेल। क्या बोलते इसको? तो यूनिट सेल क्या है? एक छोटा सा छोटा भाग है जिसको त्रिविम में बार बार उसकी पुनरावृत्ति करते हैं तो एक क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। उस छोटी सी इकाई को बोलते हैं हम एक कोशिका, या इसको बोलते हैं यूनिट सेल। ये समझ में आया नहीं आया? और समझाता हूं। जैसे हमने क्या किया, एक कमरा बनाया, 10 बाय 10 का कमरा बनाया। कितने बाय कितने का? एक कमरा बनाया, उसके पास में एक और कमरा बना दिया, एक आगे एक पीछे से करके एक फ्लोर पे 4 कमरे बना दिए। कितने कमरे? एक दूसरे से सब चिपके हुए हैं, कोई गैप नहीं है। कितने कमरे? फर्स्ट फ्लोर पे भी 4 बना दिए, उसके ऊपर भी 4, उसके ऊपर भी 4, ऐसे करके हम उसको अनंत लेते ही जा रहे हैं, लेते ही जा रहे हैं। तो क्या एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी हो गई क्या? जिसका हर एक कमरा, तो इसका मतलब वो जो एक कमरा है उसको आप अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहे थे, तो जो एक कमरा है उसको तो क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। और पूरी इमारत को क्या बोलेंगे? क्रिस्टल जालक। उसको बोलेंगे क्रिस्टल जालक। तो क्या हमको क्रिस्टल जालक और एक कोशिका समझ में आई? नहीं समझ में आई? अच्छा सुनो, अब अपन ये सारी बातें किस में करेंगे? 3D में। हम यहां बैठे हुए क्लास में, बैठे हुए क्लास में, ये बैठे हुए 3D का मतलब क्या हुआ? तुम्हारे ऊपर भी बच्चे बिठाने पड़ेंगे। अरे 3D में ना, तो परत के ऊपर परत जमानी पड़ेगी ना। तो आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो क्या हुआ, ऐसे समझो कि जैसे बच्चे बैठे हुए हैं। इमेजिन करो तुम्हारे ऊपर भी इतने बच्चे बैठे हुए हैं, उनके ऊपर भी इतने बैठे हुए हैं, ऐसे ऊपर बच्चे बच्चे बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। अब सुनो, जैसे मान लो ये 4 बच्चे थे ना, इन चारों बच्चे को, ये चारों बच्चे थे ना, ये 4 बच्चे थे, ये 4 बच्चे, इनके ये मुंडी नजर आ रही थी अपने को ऊपर से, अरे इनकी खोपड़ी दिख रही थी ना, इनकी खोपड़ी को मिला दिया पॉइंट से, ये आया नहीं आया? इसके ऊपर 4 और बच्चे आएंगे, उनकी खोपड़ी को मिला दिया, और आएंगे, और आएंगे, ऐसे आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे ना। अपन एक काम करें इसको, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अपन, जैसे ये 4 बच्चे हैं, ऊपर 4 हो गए, जब इन सबके सिर को आपको, अगर जैसे मान लो ऐसा है कि आपने अवयवी कणों को जमाया, क्या किया? इनको जमाया। जैसे अपन ऐसे समझते हैं, ये मैंने क्या किया, ये अवयवी कण जमा रहा हूं मैं, 3, ये पहली पंक्ति जमा दी, सिमेट्री देख लेना, दूसरी पंक्ति, और ये कौन सी पंक्ति है? पहली। और ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, और ये जमे नहीं जमे? इसको आप ऐसे समझो, जैसे मान लो ये पहली पंक्ति के बच्चे बैठे हुए, दूसरी पंक्ति के बच्चों को बिठाना है, तो ऐसे समझना, जैसे ये 2 बच्चे बैठे हुए ना, उसकी अगली पंक्ति मैंने क्या किया, ये जो बच्चा है ये इन दोनों बच्चों के जस्ट पीछे बैठा है। अब ये 2 बच्चे बैठ गया ना, इसके पीछे क्या करेंगे, इन दोनों के पीछे बच्चा बैठ गया, इन दोनों के पीछे बैठ गया, तो ऐसी पंक्ति बनेगी नहीं बनेगी? अरे बनेगी। ऐसे मैंने बच्चों को जमा रखा है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूं, मैंने बच्चों को ऐसे बिठा रखा है, तो ऐसे बैठने के बाद ये कोई न कोई आकृति का रूप देंगे क्या? तो आकृति का रूप जानने के लिए इनको लाइन से मिलाना पड़ेगा, तब हमको पता लगेगा कि ये कोई आकृति भी निकल के आ रही है क्या। चलो जी लाइन से मिलाने की कोशिश करते हैं, करें प्रयास। प्रयास तो सर करना ही चाहिए।
बना कुछ कुछ तो बना है सर, और बनाए और बनाते देखो। दिख रहा है? तो पता क्या बना, ये एक क्यूब बना, इसके ऊपर क्यूब बना, ऊपर और जाएंगे तो क्यूब क्यूब क्यूब, तो ये क्या क्यूब ही क्यूब बनते जा रहे हैं क्या? इसका मतलब अब ये, इसका मतलब इसको देख के समझ, जैसे बहुत सारे क्यूब नजर आ रहे हैं सर, बहुत सारे क्यूब नजर आ रहे हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, ऐसे लगा जैसे एक क्यूब बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो एक क्यूब है कौन सा वाला, कोई भी एक ले लो, कोई भी एक ले लो, क्या ये ले लो, ये वाला, इस मार्क, इस वाले चौक से जो हमने बना रखा है इस कलर से, अपन क्या बोलेंगे, ये क्या है, एक, अरे ये क्या है, एक, ये एक इकाई सेल है, और पूरे क्रिस्टल के अंदर ऐसी इकाई सेल बार बार रिपीट होती चली जा रही है। तो इस छोटे से पार्ट को क्या बोलेंगे, ये तो क्या बन गया हमारी यूनिट सेल, और इसको पूरे बोलेंगे क्रिस्टल जालक। इस पूरी संरचना को क्या बोलेंगे, क्रिस्टल जालक। ये बात समझे नहीं समझे? बनाओगे चित्र? रहने दो, कोई जरूरत नहीं, जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने बनाया। तो हमको क्या कि इकाई सेल क्रिस्टल जालक समझ में आया? अच्छा देखो, इसको देख के क्या पता लग रहा है, जैसे ये यूनिट सेल है ना, अब ये जो पॉइंट है, सुनो, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट नजर आ रहे हैं क्या? क्या यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं? अरे बच्चे तो बैठे थे, इसको बोलते हैं लेटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं? लेटिस पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? जालक बिंदु। क्या बोलते हैं? इसका ये क्या है, इसके जालक बिंदु है क्या? अरे जालक बिंदु है क्या? है नहीं जालक बिंदु, है जालक बिंदु? तो मैं आपको समझा रहा था एक इकाई सेल के बारे में। क्या समझा रहा था? एक इकाई सेल के बारे में। तो इकाई सेल की क्या परिभाषा होगी? लिखो, परिभाषा लिख लो। इकाई सेल की परिभाषा क्या होगी? ऐसे लिखो, त्रिविम में क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग, त्रिविम का मतलब 3D, त्रिविम में क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जिसकी बार बार क्या पुनरावृत्ति करने पर, बार बार पुनरावृत्ति करने पर एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, इकाई सेल कहलाती है, एकक कोष्ठिका कहलाती है। उसको बोलते हैं हम एकक कोष्ठिका। क्या बोलते हैं? अच्छा बताओ, ये जैसे मैंने ये इकाई सेल बनाई, अगर मान लो इसके अंदर हो जितने भी इसकी भुजाएं हैं, इनके सबकी लंबाई बराबर हो, तो क्या ये घन बनेगा? नहीं बनेगा? घन कब बनेगा? जब सभी भुजाओं की लंबाई बराबर हो। क्या जरूरी क्या हमेशा घन ही बनेगा? नहीं सर, कोई जरूरी नहीं है। पर अभी मान लो एक घन बन गया। क्या बन गया? घन। तो मैं किसके लिए बात कर रहा हूं? किसके लिए? एक घन के लिए बात हो रही है। अभी सुनो, ये हमने मान लिया ये कमरा एक क्यूब है। घन को क्या बोलते हैं? क्यूब। क्या बोलते हैं इसको? थोड़ी देर के लिए मान लो अभी हम क्यूब में बैठे हुए हैं, मतलब ये जो रूम है, रूम हमारा घन है। क्या है? जब तक सॉलिड स्टेट चलेगा, ये मान लो ये कमरा एक क्यूब है। अब आपको बताना है इस कमरे के अंदर, इस क्यूब के अंदर क्या क्या चीजें बतानी है। एक तो बताना है इसके अंदर कोने को बोलते हैं कॉर्नर। एक आपको क्या बोलना है? एक तो हो गए कोने। एक बतानी है आपको फलक को क्या बोलते हैं? फेस। एक आपको बताना है इसमें केंद्र को क्या बोलते हैं? केंद्र भी होता है कायिक केंद्र, बॉडी सेंटर, कायिक केंद्र। ठीक है। एक इसमें बताना आपको कोर।
कोर को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एज। क्या बोलते हैं? एज। चलो समझते चलते हैं। बताओ, एक जो क्यूब है उसमें कितने कोने होते हैं? 8। क्या सभी बच्चों को कोने नजर आ रहे हैं? लिखते भी चले। कोने कौन से? कोना किससे बोलते हैं? वो कोना। कितने कोने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्यूब के अंदर कितने कोने? क्यूब में फलक, फलन नहीं, फलक। फलक क्या होती है? फलक ये जो सामने दिख रहा है, ये दीवार, ये फलक है। 1 2 3 4 5 और 6। तो एक क्यूब के अंदर कितनी फलक होती है? 6 फलक होती है। काय केंद्र, सेंटर तो एक ही होगा। क्या ये एक होगा सेंटर? कोर किसे बोलते हैं? किनारा। किनारा बोलते हैं क्या? कोर को किनारा ना। जहां पर दो फलक मिलती है उसको किनारा बोलते हैं। दो फलक, जैसे ये फलक और ये फलक आए तो इसको बोलेंगे किनारा। ये कोर आया क्या? ये किनारा। तो ऐसे कितने जगह मिलान हो रहा है? 4 कहां हो रहा है? देखो इधर, गिन, मेरे साथ गिनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 और 12। एक वो छूट गई थी, 12। तो कोर कितनी होती है? 12। तो कोर होती है 12 कोर होती है। समझ गया? अरे समझ गया? नेक्स्ट, फलक विकर्ण। क्या बता रहा हूं? फलक विकर्ण। और एक बताऊंगा काय विकर्ण। फलक विकर्ण को क्या बोलते हैं? फेस डायगोनल। और इसको बोलते हैं बॉडी नहीं रे, बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल। देखो बॉडी डायगोनल कैसे बनता है? दो विपरीत कोने मिलाने हैं। क्या मिलाना है? दो विपरीत कोने। और दो विपरीत कोने मिलाने हैं, और वो जो मिलाने पर जो लाइन है वो बॉडी के सेंटर से गुजरनी चाहिए। तो क्या करो, इस कोने को उस कोने से मिला दो, ये हो गया बॉडी डायगोनल। इस कोने को उस कोने से मिला दो, ये बन गया बॉडी डायगोनल। कितने हुए? 2। और सुनो, इस कोने को उस कोने से मिला दो, 3। इस कोने को उस कोने से मिला दो, कितने बन गए? 4। तो बॉडी डायगोनल कितने हो गए हमारे पास? 4 होते हैं। चलो जी, फेस डायगोनल किसे बोलोगे? जो फेस पे बनेगा, फेस पर। ये वाले फेस ले ले, उस कोने को इस कोने से मिला, इसको बोलो फेस डायगोनल। 2। एक फेस पे कितना फेस डायगोनल? तो 6 पे 2 × 6 बराबर 12। समझ में आया? एकांतर कोने, एकांतर फलक, एकांतर किनारा। एकांतर कोने होते हैं 4, 2 4। देखो फटाफट से। एकांतर का मतलब होता है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के दूसरा, एक छोड़ के दूसरा। सुनो भैया, एकांतर कोने बताऊं, समझना समझना समझना। कोई भी एक कोना ले लो, ये कोना ले ले। एकांतर का मतलब क्या हुआ? एक छोड़ के दूसरा। मेरे साथ चलना, भागना मत। ये कोना ले लिया मैंने, इस कोने से इस कोने पे, इस पे निशान लगा दो। हम यहां पर हैं, ये सीसीटीवी कैमरा लग रहा है ना, इस वाले कोने पर है। यहां से हम यहां आ गए, इसको छोड़ना है। इसको छोड़ूंगा तो इसको छोड़ने के बाद मेरे पास 2 ऑप्शन है, मेरे साथ भागे नहीं। हाँ, या तो मैं इधर आऊंगा या मैं उधर जाऊंगा। मैंने इधर छोड़ दिया, उधर चला गया, तो वो कोना आया या नहीं आया? ये समझ में आ गई बात? तो ये एक कोना ये हो गया, एक कोना वो हो गया। या ये तो मैं इधर आया ना, उधर चला जाता तो उसको छोड़ के तो उस पे आता, तो हमको नजर आ रहा है ये और वो दोनों एकांतर नजर आ रहे हैं क्या? दूसरा तरीका, अभी मैं इधर गया, मत जाओ उधर। ऐसा करो, यहां से आप इधर गए थे ना, आप यहां से नीचे आ जाओ। किधर आ जाओ? नीचे। ये नीचे आ गए, ये नीचे आ गए। इसको छोड़ना है, इसको छोड़ूंगा तो या तो मैं इधर जाऊंगा या फिर मैं उधर जाऊंगा, या तो मैं उधर जाऊंगा या फिर इधर जाऊंगा। तो किधर जाऊं?
इधर जाए, इधर जाए, चलो इधर चले गए। इधर अगर चले गए ना तो सुनो, आपने वो और ये तो मार्क कर ही दिया, क्या ये और वो एकांतर होंगे? इससे उस पे जाओ तो बीच में एक ही कोना आना चाहिए। हाँ सर आ रहा है ना, इससे वहां जाना है तो ये आ गया, यहां से वहां जाएंगे, वो छोड़ के वो आ रहा नहीं आ रहा, इसका ये इसके साथ एकांतर है, उसके साथ भी है, बिल्कुल है। ये पॉइंट समझ में आ गया? तो हम कौन कौन से कोने पे आ गए? 1 2 3, ये तो हो गया। हम यहां से उतरे, अभी किधर गए थे? इधर गए थे। हम यहां से आए, इसको छोड़ना है तो इधर चले जाओ ना, क्या वो कोना नहीं मिलेगा? वो कोना नहीं मिलेगा। अच्छा वो जो कोना है, क्या वो कोना उसके साथ एकांतर है? इसके साथ है और इसके साथ है, तो 4 एकांतर कोने हुए नहीं हुए? अब कौन कौन से हुए ये तो मैंने समझा दिया। अब आपको याद कैसे करना है ऐसे समझो। हमने एकांतर कौन सा लिखा? 1 और 2, 2 ऊपर वाले 2, ये तो ऊपर की फेस से कितने मिले? 2, ऐसे 2 मिले, और नीचे वाले फेस से कितने? 2, 2 ऐसे मिले, मतलब 2 ऐसे हैं और 2 ऐसे बनेंगे, ये बनेंगे एकांतर कोने। और भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, कैसे? ये ले लो, ऊपर वाले 2 ये ले लो, अगर ये दोनों ऊपर वाले ये आपने ये ले लिए तो नीचे वाले कौन से होंगे? दोनों ये वाले लेने हैं आपको, मतलब ये क्रॉस बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? क्रॉस बनना चाहिए। तो 2 तो ऊपर के कोने होंगे और 2 नीचे के। कितने कोने? 4। एकांतर फलक देखो, एकांतर फलक, एकांतर का मतलब एक छोड़ के दूसरा। मैं अभी इस फलक को देख रहा हूं, इसको देख रहा हूं, मैंने ऐसे टर्न लिया तो क्या बोला? इसको तो छोड़ दो सर, तो फिर मैं इसको देखूंगा, इसका इसके एकांतर वो हुई। अभी मैंने ऐसे टर्न लिया ना, मैं इधर देख रहा था, मैंने इधर टर्न ले लिया, इस फलक को देखने लगा, बोला इसको तो छोड़ दो, इसको छोड़ूंगा तो फिर तो वही नजर आएगी, इसका इसके एकांतर ये होगी। और सुनो, मैं इसको देख रहा था, इसको देखने के बाद मैंने इसको देखा कि इसको तो छोड़ो ना सर, इसको छोड़ूंगा तो कौन सी आ रही है? वही आएगी। अरे एक छोड़ के तो वही आएगी ना। चलो इसको देख रहा था, फिर मैं इसको देखने लग गया नीचे वाली फलक को, इसको तो छोड़ दो, वही। आप कैसे भी देख लो, इसके एकांतर वही आती है। तो एकांतर का मतलब हो गया एक तरह से आमने सामने की फलक, और वो तो 2 ही होगी ना, एकांतर फलक 2 होती है। तो एकांतर फलक क्या हुई? ऐसे बोल दो, या तो ये दोनों हो गए एकांतर, या ये दोनों बोल दो, या फिर ये दोनों बोल दो, ये एकांतर फलक हुई। एकांतर किनारा, एकांतर किनारा, सुनो ये किनारा है, ये किनारा है, समझना ध्यान से। एकांतर का मतलब क्या होगा? ध्यान समझना, ध्यान समझना। सबसे मुश्किल यही है, एकांतर किनारा है। एक ही बार बताऊंगा, दूसरी बार नहीं बताऊंगा। ये एज है ना, ये वाली एज, यहां से अपन नीचे आ गए है ना, किधर आ गए? इसको छोड़ना है, इसको छोड़ने के बाद इसको छोड़ने के बाद या तो मैं एज लूंगा ये वाली, या फिर कौन सी लूंगा? ये वाली। तो चलो मैंने ये वाली ले ली। कौन सी ले ली? तो इसका तो एक तो ये होगी हमारे पास, या एक काम करो वापस से, ये एज है ना अपने पास, एकांतर देखना था, इसके बाद में इस पे आ गया, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ते ही वो एज ले लेता हूं, वो ऊपर वाली एज। एक तो ये होगी और एक वो होगी। ये समझ में आ गया? अगला पॉइंट समझना, हम यहां से इधर आए थे, अभी मैं उधर गया था, मैंने बोला नीचे आ जाओ, किधर आ जाओ? अब नीचे आने के बाद एकांतर में या तो ये लूंगा, ये लूंगा। चलो थोड़ी देर के लिए बोलते हैं ये ले लें सर। कौन से ले लें? ये। तो ये और ये एकांतर है। अच्छा ये आपने वो भी तो ली थी ना अभी, तो ये और वो भी एकांतर होनी चाहिए। एकांतर देखने का तरीका, इस एज से उस एज पर जाने पर बीच में एक ही एज आनी चाहिए। तो देख पता, यहां से वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां से वहां किस जाऊंगा, यहां से पहले इस पे जाऊंगा, फिर ऊपर चढ़ूंगा, तो बीच में 2 एज आ रही है ना, तो ये एकांतर हो ही नहीं रही है, तो इधर नहीं लेना, फिर इधर आ जाओ। कौन सी एज ली मैंने? ये बताओ, ये वाली एज और ये वाली एज क्या एक दूसरे के एकांतर है? और ये एज और वो एज एकांतर है, तो 3 एज मेरे को दिखाई दे रही है, 1 2 और एक तो ये होगी। समझ में आ गया? इस कोने पे आ जाओ, ये कोना, ये एज है ना, ये एज अपन ये वाली एज ले रहे थे ना, इससे किधर आ जाओ? नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, इसको छोड़ना है। इसको छोड़ने के बाद या तो आप इधर जाओगे, इधर जाओगे, इधर तो जा नहीं पाओगे क्योंकि ये उसके एकांतर नहीं है, तो कौन बचा? ये। तो एकांतर
एज ये बनी कि नहीं बनेगी? तो पता कितनी एज बनी? 1 2 3 और 4। कितनी बनी? 2 ऊपर, ये क्रॉस में बन रही है ना, देखो यार, 2 ये वाली एज है तो 2 वो वाली एज है, या ऐसे बोल दो अगर दोनों ये वाली एज लेते तो 2 अगर ये लोगे तो नीचे वाली कौन सी एज? ये दोनों एज आ जाएगी। इनको बोलते हैं एकांतर किनारा। तो एकांतर किनारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। समझ गए बात? अब ये बातें दिमाग में छप जानी चाहिए तुम्हारे, ठीक है?